पहला स्थिति हमने बताया था अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्ष क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हमने गणना किया था। अब बात करते हैं हम वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर। किस पर? निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान से समझिए, वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एकदम बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अभी अक्ष पर हमने बात किया था, अब निरक्ष पर बात कर रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहले मान लेते हैं एक बात ऐसा कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है। तो सर्वप्रथम कहेंगे कि माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है। क्या है? AB एक वैद्युत द्विध्रुव है। ये माइनस का Q आवेश और ये प्लस का Q आवेश। बताइए, AB एक वैद्युत द्विध्रुव हो गया जिसका केंद्र क्या है? O है। इसका केंद्र क्या हो गया? O हो गया, ठीक है। तो निरक्ष पर क्या है कि निरक्ष पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है। पहली बात तो अक्ष पर देखें तो इधर देखें, ठीक है। अब निरक्ष पे हम कौन सी स्थिति को देखना चाहते हैं कि क्या है कि लंब अक्ष पर देखना चाहते हैं हम। किस पर देखना चाहते हैं? लंब अक्ष पर। लंब अक्ष पर देखना चाहते हैं, ठीक है। ध्यान से मेरी बात समझिएगा। मैं थोड़ा सा फिगर को नीचे बनाना चाहता हूं ताकि पूरा पर्याप्त जगह रहे। फिगर थोड़ा सा यहाँ बनाते हैं। AB, माना AB एक क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव है तो ये माइनस Q आवेश और ये प्लस Q आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होंगे। ये इनका केंद्र है, क्या है? O है। इनका केंद्र है, इनका सेंटर बिंदु है, इसका मध्य बिंदु है। इसका क्या है? मध्य बिंदु O है, ठीक है। इसके लंब अक्ष पर बात करते हैं। इस केंद्र से होकर जाने वाले लंब अक्ष पर बात करते हैं। तो इस केंद्र से होकर जाने वाला लंब अक्ष क्या हो सकता है? तो मान लेते हैं इस केंद्र से जाने वाला लंब अक्ष ये है। लंब अक्ष का मतलब क्या होगा कि ये 90 अंश पर होगा ना। लंब अक्ष ऐसे ही होकर गुजरेगा, ठीक है। तो लंब अक्ष पर अगर मैं मान लेता हूं कि इसके लंब अक्ष पर कोई बिंदु P है, तो बताइए ये भी तो निरक्ष पर ही है। इसके अक्ष पर तो है नहीं। इसके अक्ष पर है जी? नहीं है। ये लंब अक्ष पर है। किस पर है? लंब अक्ष पर है, मतलब इस वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर है, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर है। इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है? गणना करनी है। इस बिंदु पर P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो अगर इस P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है तो यहाँ से इस P बिंदु को मिलाएंगे। मान लेते हैं कि पहले मान लेते हैं कि इसके क्या है? केंद्र का, इस द्विध्रुव के केंद्र का, मतलब इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु का और इस P बिंदु पर जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, इनके बीच की दूरी मान लेते हैं कि R है। कितनी है? इनके बीच की दूरी क्या है? R है। दूसरी बात क्या है? ये जो टोटल 2L होता था, तो ये वाली दूरी डिस्टेंस कितनी होगी? L होगी। ये वाली भी डिस्टेंस कितनी होगी? L होगी। बोलिए सिंपल है कि नहीं है? इतनी बात तो समझ रहे हो। लिखेंगे कैसे इस बात को? तो माना क्या है? माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, जिसका केंद्र O है, ठीक है। केंद्र O के लंब अक्ष पर, केंद्र O के लंब अक्ष पर, या बोल सकते हैं कि निरक्ष पर, ठीक है। केंद्र O के लंब अक्ष पर एक बिंदु P है। केंद्र O के लंब अक्ष पर R दूरी पर स्थित एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो इस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना क्या करनी है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ से, अगर मैं क्या करता हूँ कि इस बिंदु को अगर यहाँ से यहाँ तक मिलाया जाए, बताइए इस बिंदु को हम यहाँ तक मिलाए, थोड़ा सा टेढ़ा लाइन हो जा रहा है, इसको ऐसे मिलाए, तो बताइए इसके द्वारा इस प्लस Q आवेश के कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये होगी, क्योंकि धनावेश से दूर की ओर होती है। तो बताइए E1 की डायरेक्शन ऐसे होगी कि नहीं होगी? और अगर मैं यहाँ से बात करूँ, वास्तव में तो इसको डैश डैश करना चाहिए था और इसको सीधा मिला देना चाहिए था। बोलिए, ये लंब अक्ष है, इसको सीधा मिला दिया, ये डैश डैश। अच्छा बताइए, इसको अगर डैश 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 मिला दिया ऐसे, ठीक है। ये जरा बताइए टेढ़ा कैसे हो जा रहा है? बोलिए, यही होगा? बताइए, यहाँ पर इसके द्वारा तीव्रता कैसे होगी? तो इस ऋण आवेश की दिशा में होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होती है? ऋण आवेश की दिशा में होती है। तो इसकी डायरेक्शन में तीव्रता हो जाएगी इस ऋण आवेश के कारण, इस माइनस Q आवेश के कारण। किसके कारण? माइनस Q आवेश के कारण तीव्रता जो होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, यानी E2 की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। बोलिए, कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत जी? ये धन आवेश है, तो वैद्युत बल रेखाएं जो होती है धन आवेश से निकलती हैं, तो इसके द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस P बिंदु पर इस डायरेक्शन में होगी और इसके द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस डायरेक्शन में होगी। बोलिए, होगी कि नहीं होगी?
होगी ना इस डायरेक्शन में, इनको बनाने की जरूरत नहीं है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे इससे, ठीक है। दोनों की डायरेक्शन बना लिए, E1 हो गया E2 हो गया। आज सिंपल सी बात है कि यदि दो सदिश अगर एक डायरेक्शन में नहीं है, दो सदिश भिन्न भिन्न दिशाओं में है या कुछ कोण पर है, तो इनका परिणामी इनके बीच से होकर जाता है, तो कहीं ना कहीं परिणामी E जो होगा यहाँ से होकर जाएगा। बोलिए होकर जाएगा कि नहीं जाएगा? तो इनका परिणामी बीच से होकर जाता है, तो इन दोनों का जो परिणामी है वो इनके बीच से होकर जाएगा। बोलिए क्लियर है? अब ध्यान से समझिएगा, अगर मैं इसको ठीठा कोण मान लेता हूँ, अगर मैं इसको ठीठा कोण मान लेता हूँ, तो क्या ये वाला कोण ठीठा होगा कि नहीं होगा? बोलिए ये और ये एक दूसरे के समांतर होंगे। अभी बात मैं यहाँ पर अलग से फिगर बनाऊंगा तो समझ में आएगा। तो ये ठीठा कोण लेते हैं तो ये भी कोण ठीठा हो जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान से समझिएगा, इतनी बात समझ में आई। ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन E2 इधर है, धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा E2 इधर है। बोलिए, यहाँ पर आपको स्पष्ट न दिख रहा हो तो इसको लंब अक्ष हटा देते हैं लिखना। ये सारी बातें आपको स्पष्ट होनी चाहिए, ठीक है। E1 और E2, बोलो इतनी इस बात में कहीं आपको दिक्कत हो तो बता दीजिए पहले। इतनी बात से कहीं दिक्कत किसी को जी नहीं है ना? आगे चलते हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा। अब एक बात बताइए कि अगर मैं कहूं कि P बिंदु पर, ठीक है ना, यहां से अगर मैं बात करूं P बिंदु पर, अच्छा पहले P बिंदु पर तीव्रता निकालने से पहले एक बात और समझनी पड़ेगी कि भाई P बिंदु पर अगर मैं E1 निकालना चाहता हूं, P बिंदु पर मैं बात कर रहा हूं, P बिंदु पर तीव्रता E1 तथा E2 है। अगर P बिंदु पर तीव्रता E1 तथा E2 है तो E1 निकालने के लिए और E2 निकालने के लिए बताइए इनके बीच की दूरी ये वाली पता होनी चाहिए कि नहीं पता होनी चाहिए? तभी तो इनके और इनके बीच की दूरी, तब इसका मान रख करके तभी तो निकालेंगे। क्या है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 Q/r² होता है। तो आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि आवेश यहाँ पर थोड़ी ना है, तो आवेश यहाँ पर है, तो ये वाली दूरी चाहिए हमको ना, तो ये वाली दूरी चाहिए। तो इस वाली दूरी को ज्ञात करने के लिए हम सीधे से यहाँ से बात कर सकते हैं कि इस वाली दूरी को अगर हमको ज्ञात करना है, इस वाली दूरी को ज्ञात करना है, तो इस वाले त्रिभुज को हम क्या कर सकते हैं, ये B है, O है और ये क्या है, P है। तो त्रिभुज BOP या बात करें तो त्रिभुज OAP, तो त्रिभुज आपस में क्या होंगे, मतलब सर्वांगसम होंगे। दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे तो सभी कोण और सभी भुजाएं बराबर हो जाएंगी। तो जितनी ये भुजा होगी उतनी ही ये भुजा होगी। बोलिए, जितनी भुजा ये होगी उतनी भुजा ये होगी ना। एक बार पुनः ध्यान से समझिए कि ये उभयनिष्ठ भुजा है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, और क्या है कि ये कोण इस कोण के बराबर है। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे, और जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाते हैं तो उनके सभी कोण और सभी भुजाएं आपस में क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। तो ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी, तो ये जितनी इस भुजा का मान आएगा उतना ही इस भुजा का मान आएगा। तो क्यों ना मैं केवल इसी भुजा का मान निकालूं, तो मैं बात करूंगा त्रिभुज समकोण त्रिभुज POB में, समकोण त्रिभुज अगर POB में बात करेंगे तो समकोण त्रिभुज POB में यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाइए जरा। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय अगर लगाएंगे तो ये कर्ण बनेंगे, ये लंब बनेगा और ये आधार बनेगा। थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है तो ये लंब बनेगा और ये कर्ण बनेगा और ये आधार होगा, यही होगा जी। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण का स्क्वायर यानी PB का स्क्वायर बराबर क्या होगा, OP का स्क्वायर, OP यही है ना, OP का स्क्वायर धन OB का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, OB का स्क्वायर। जरा वैल्यू रख देते हैं, PB का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, हमें PB की वैल्यू चाहिए और PB जो होगा वो किसके बराबर होगा, PA के बराबर होगा, ठीक है। तो इसका मान OP की वैल्यू कितनी है, R है, तो R का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस OB की वैल्यू कितना है, L है, तो L का स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी यहाँ से PB बराबर अगर बात करेंगे तो करड़ी में R स्क्वायर धन L स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बताओ ये वाली जो डिस्टेंस होगी आपको, ये वाली जो डिस्टेंस दिखाई दे रही है, ये करड़ी में क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब ऐसे ही ये भी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, करड़ी में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। बताइए दोनों डिस्टेंस बराबर होंगी, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के बराबर होगा। कोई दिक्कत, इतनी बात से कोई दिक्कत है किसी को? इतना हो जाएगा ना, तो R स्क्वायर और L स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से देखना है इसको, ठीक है। अब तो जब ये वाली डिस्टेंस मिल गई, ये वाली जब दूरी हमको मिल गई, तो E1 और E2 की गणना तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ से बात करेंगे E1 बराबर
अच्छा बताइए E1 और E2 देख दोनों बराबर है, डायरेक्शन इसकी वजह से बदली है, दूरी तो वही है, बीच की दूरी वही है, और आवेश की मात्रा भी क्या है, आवेश का परिमाण भी समान है, बस प्रकृति अलग अलग है ना। तो प्रकृति अलग है तो इसके द्वारा बल की दिशा, इसकी दिशा इधर हो गई, इसकी दिशा इधर हो गई, दोनों का मान वही है। तो सीधे सी बात कर सकते हैं कि E1 बराबर E2 और बराबर लिख सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो जाएगा Q अपान R के जगह पर क्या लिख सकते हैं, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि स्क्वायर है, क्योंकि देखिए स्क्वायर है तो इतने का स्क्वायर, इतने की जगह पर इतने का स्क्वायर रखेंगे ना, तो स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, R स्क्वायर धन L स्क्वायर के बराबर होगा। और जब इसका केवल मान निकलेंगे तो न रीडिंग के बराबर होगा, ठीक है। तो इतने की जगह पर R स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, L स्क्वायर हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या चीज, अरे इसको रखोगे मान, इसका वर्ग करोगी तो भी करड़ी हट जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से R स्क्वायर प्लस L हो जाएगा, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ऐसा मान के चलें। अब आगे बात करते हैं, जरा सा मैं आपको यहाँ पर एक फिगर बनाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। अब हमके इन दोनों का परिणामी निकालना है। E1 और E2 का मान निकल गया, लेकिन E1 और E2 एक ही दिशा में तो है नहीं, भिन्न भिन्न दिशाओं में है। तो भिन्न भिन्न दिशाओं में तो इनका परिणामी 20 से होकर जाएगा, या कैसे होकर जाएगा, इनके परिणामी की हमको बात करना है। तो इसी डायग्राम को मैं जरा यहाँ पर बना रहा हूँ। ये P पॉइंट है आपका, एक बल ऐसे एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर है E1 और एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर है E2। विचार करिएगा, ये बताइए कि अगर इसको दो लंबवत सदिशों में वियोजित करेंगे तो बताइए कि ये वाला एक सदिश होगा और ये वाला इसका एक घटक होगा। बोलिए, ये लंबवत घटक होगा और ये समांतर घटक होगा ना। दो लंबवत सदिशों में वियोजित कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इसको भी वियोजित करेंगे, इस E1 को वियोजित करेंगे तो एक ये घटक होगा और एक घटक इसी में आ जाएगा। बताइए, दो घटक हो जाएंगे इनके, तो इन दोनों के घटक ऐसे आएंगे कि नहीं आएंगे। अब देखिए यहाँ से अगर मैं बात करूं तो ये वाला कोण कितने का था, थीटा का था। बोलिए, ये वाला कोण कितने का था। अब तो ये समांतर घटक वाले देखिए, समांतर घटक ये वाला घटक है, ये और ये समांतर होंगे कि नहीं एक दूसरे के। और समांतर होंगे तो इनको एक रेखा काट रही है, तो ये कोण इस कोण का क्या कहलाएगा, संगत कोण कहलाएगा। अगर इसको थीटा मानते हैं तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। तो जब ये थीटा होगा तो सीधी सी बात है कि ये वाला जो होगा E1 cos थीटा हो जाएगा। बोलिए, ये वाला घटक E1 cos थीटा हो जाएगा और इस वाले घटक को क्या कहेंगे, E1 sin थीटा कहेंगे ना। उसी प्रकार से कहेंगे कि इसको अगर ऐसे इसको वियोजित किया गया है तो अगर ये थीटा है तो ये वाला भी क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। तो ये थीटा होगा तो ये वाला थीटा होगा, तो इसको क्या कहेंगे कि इसको कहेंगे E2 cos थीटा और ये क्या हो जाएगा, E2 sin थीटा। बोलो, घटकों में वियोजित कर दिए, एक E1 sin थीटा और ये E2 sin थीटा, और ये क्या होगा, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। ये दोनों एक डायरेक्शन में आपको दिख रही हैं और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में दिख रही हैं। ध्यान से एक बात समझना कि इस सदिश को हमने वियोजित किया, इस सदिश को हमने क्या किया, दो लंबवत घटकों में क्या किया, वियोजित किया। तो इसको लंबवत घटकों में वियोजित करेंगे हम, तो E1 है, तो E1 जब लंबवत घटकों में वियोजित किए, ये दोनों लंबवत घटक हैं इसके, तो एक जो थीटा वाला होता है उसको cos थीटा लिखते हैं। पिछले बार जब हम डेरिवेशन कराए थे तो उसमें बताए थे कि कैसे cos थीटा बनता है और sin थीटा कैसे बनता है, वृत्ताकार वलय के कारण, ठीक है, उसमें बताए थे। तो यहाँ से क्या है कि ये E1 क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, थीटा वाले घटक को cos थीटा कहते हैं, तो E1 cos थीटा हो जाएगा, ये E1 sin थीटा। और इसको भी वियोजित करेंगे तो ये cos थीटा वाला घटक है तो E2 cos थीटा हो जाएगा और ये E2 sin थीटा हो जाएगा। चूंकि E1 और E2 आपस में बराबर है तो ये दोनों घटक आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे और ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। बचेगा क्या, केवल यही घटक बचेगा और इसी घटक के कारण हमें परिणामी प्राप्त होगा। तो यहां से अगर बात करें कि बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, यदि बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E हो तो, परिणामी तीव्रता E हो तो बिंदु P पर अगर परिणामी तीव्रता E होगी तो बताइए E बराबर अगर क्या बात कर सकते हैं, E बराबर लिख सकते हैं क्या कि E1 cos थीटा। ये तो दोनों समाप्त हो गए ना जी, इसका तो घटक ही वियोजित किए इनको, अब इन्हीं की बात करेंगे, ये तो खत्म हो गए ना। इन्हीं के दो घटक की बात करें तो इनसे कोई मतलब रह नहीं गया, अब इनके दो घटक बना लिए।
ये जो है इससे समाप्त हो गया, ठीक है। अब दो यही एक घटक बचे हुए हैं, तो ये दोनों एक डायरेक्शन में है, तो यही परिणामी का कार्य करेंगे। तो ये E1 cos थीटा प्लस क्या हो जाएगा E2 cos थीटा, बोलिए हो जाएगा। और दोनों की वैल्यू रखेंगे तो E बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए समीकरण 1 से मान रखिए Q अपान क्या हो जाएगा R² प्लस L², ठीक है। और cos थीटा है तो cos थीटा, और प्लस E2 का भी मान वही है तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा Q/R² प्लस L², और यहाँ पर cos थीटा है तो cos थीटा, दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेते हैं, मान लेते हैं इसको कॉमन ले लेते हैं, Q/R² प्लस L² कॉमन ले लेते हैं। तो क्या यहाँ पर बचेगा कि नहीं बचेगा, cos थीटा प्लस cos थीटा, बोलिए बचेगा। और इनको जोड़ देंगे तो सीधे जोड़ करके मैं इस लाइन को शॉर्ट करके एक ही बार लिख दे रहा हूँ, cos थीटा प्लस cos थीटा होगा, और जुड़ेगा तो 2 cos थीटा हो जाएगा। तो डायरेक्ट जोड़ करके लिख दे रहा हूँ, 2 लाइन बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, 2 cos थीटा हो जाएगा, बोलिए हो जाएगा। और यहाँ पर 2 cos थीटा हो जाएगा। अब E बराबर यहाँ पर बात करेंगे, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जरा cos थीटा की बात कर लेते हैं। इसी त्रिभुज में जब बात कर रहे थे तो इसी त्रिभुज में हम cos थीटा की अगर बात कर लेते हैं, cos थीटा की अगर बात करते हैं तो cos थीटा क्या आएगा, जरा ध्यान से देखिए। अगर थीटा की बात करेंगे तो ये बताइए कि cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार यल है और कर्ण कितना है, इतना है। तो cos थीटा बराबर क्या कर सकते हैं, यल अपान करड़ी में R² प्लस L² कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। क्या हो गया कि आधार हो गया और बटे कर्ण हो गया, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है ना। अब इसको लिख सकते हैं cos थीटा बराबर L अपान, ऐसे लिख सकते हैं क्या कि R² प्लस L² के पावर 1/2 लिख सकते हैं। और इसकी वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर देंगे। तो इसकी वैल्यू जब यहाँ पर पुटअप करेंगे तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R² प्लस L², 2 का इधर गुणा कर देंगे तो 2Q हो जाएगा, बोलिए कोई दिक्कत है। और cos थीटा के जगह पर cos थीटा बचेगा, cos थीटा के जगह पर लिखेंगे L अपान R² प्लस L² के पावर 1/2, बोलिए हो जाएगा ना। अब यहाँ से एक बात करेंगे, आप यहाँ से बात करेंगे तो E बराबर क्या हो जाएगा, पहले यहीं पर बात कर सकते हैं। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2Q हो गया। तो 2Q ऐसे ही रहने देते, 2Q, और L इधर से ले लेते तो 2QL अपान क्या हो जाएगा, देखिए इसके पावर नहीं कुछ है तो 1 होगा जी। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/2 जुड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा। तो ये 3/2 हो जाएगा। तो ये दोनों जुड़ करके क्या हो जाएंगे R² प्लस L² के पावर 3/2, बोलिए एक फार्मूला ऐसे आ गया। 2QL के जगह पर क्या लिख सकते हैं, R लिख देते हैं। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 2QL के जगह पर क्या लिख सकते हैं P को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं, ठीक है ना। तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण हो जाएगा R² प्लस L² के पावर 3/2, बोलिए हो जाएगा कि नहीं, बोलिए हो जाएगा। अब यहाँ से हम बात क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक बात करेंगे, यदि मान लेते हैं कि ये P बिंदु जो है इसकी तुलना में, इस वैद्युत द्विध्रुव के इसकी तुलना में, अगर L की तुलना में अगर P का ये जो R है, R का जो मान है बहुत अधिक हो, मतलब P बिंदु जो है बहुत दूर हो, तो बहुत दूर होगा, तो उसकी स्थिति में क्या होगा, यदि R इज ग्रेटर देन L, मतलब R का मान, अर्थात R का मान क्या हो, अर्थात R का मान L की तुलना में बहुत अधिक हो, तो बताइए R का मान लिखना भूल गए क्या जी। R का मान L की तुलना में बहुत अधिक हो, अगर R की वैल्यू बहुत अधिक हो जाएगी तो L को क्या मान लेंगे, L को नगण्य मान लेंगे, ठीक है। तो E बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, P अपान क्या हो जाएगा R प्लस L का स्क्वायर है, तो L नगण्य मान लीजिए तो इसको छोड़ देंगे, R² के पावर क्या हो जाएगा 3/2। तो यहाँ पर E बराबर क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपान 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा R के पावर Q, बस ये हो जाएगा, ठीक है। फाइनली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतने के बराबर होगी। यहाँ पर भी ले सकते हैं, जब बहुत नज़दीक होगा तो L की वैल्यू रखनी पड़ेगी, बहुत अधिक दूर होंगे, ठीक है, तो L को हम क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं। तो फाइनली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतने के बराबर होगी।
आ रही बात समझ में? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतने के बराबर होगी। एक बार पुनः ध्यान से देख लेंगे। सबसे पहले क्या है कि माना हमने क्या है कि ए भी एक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है जिसका केंद्र O है। O से r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हमको गणना करनी है, ठीक है ना। अब हमने क्या किया है कि इस P बिंदु के कारण तीव्रता की दिशा ऐसे होगी, क्योंकि धनावेश से दूर की ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, क्योंकि वैद्युत बल रेखा इधर से इधर जाती है, ठीक है। और उसी प्रकार से इसके कारण क्या होगी, तीव्रता नीचे की ओर होगी। इसके कारण तीव्रता क्या होगी, नीचे की ओर होगी, क्योंकि वैद्युत बल रेखा क्या होती है, ऋण आवेश की ओर आती है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगी। क्लियर है? तो ये तीव्रता हो गई, ये तीव्रता हो गई। अब इन दोनों का परिणामी कहीं बीच से होकर जाएगा। बीच से कैसे होकर जाएगा, तो यहाँ पर हमने घटकों में वियोजित किया है, ठीक है, इस घटक में वियोजित किया है। दूसरी बात यह है कि इस वाले, अगर मुझे इस तीव्रता का मान ज्ञात करना है तो ये वाली दूरी पता होनी चाहिए, और इस तीव्रता का मान ज्ञात करना है तो ये वाली दूरी पता होनी चाहिए। तो इस दूरी को ज्ञात करने के लिए समकोण त्रिभुज POB में हमने बात किया। इसमें पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई किया गया है। पाइथागोरस प्रमेय इस वाले त्रिभुज में POB में बात कर रहे हैं, समकोण त्रिभुज में, और इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो ये भुजा लंब होगी, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी और शेष भुजा आधार होती है। तो इसका स्क्वायर धन इसका स्क्वायर धन इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इन सबका स्क्वायर को हमने लिख दिया पाइथागोरस प्रमेय से। तो PB की वैल्यू हमको निकालनी थी, इस वाली भुजा की वैल्यू निकालनी थी, तो इसको हमने ऐसे रख दिया। OP की वैल्यू जो है R के बराबर है, यहाँ पर लिखा हुआ है R, तो OP की वैल्यू R के बराबर है, और ये वैल्यू कितने के बराबर है, L के बराबर है, तो L का स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। अब इनको यहाँ से PB बराबर निकालेंगे तो करड़ी में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा। बोलो, हो जाएगा जी? ये सारी बातें हो गई। अब देखिए कि P बिंदु पर तीव्रता जो है E1 तथा E2 है, E1 तथा E2 है, और साथ ही साथ क्या है कि दोनों के बीच की दूरी क्या है, समान है। तो बीच की दूरियां समान है तो इनका परिमाण भी, आवेश का परिमाण भी समान है, तो दोनों तीव्रताएं आपस में समान होंगी, और दोनों तीव्रताएं समान होंगी तो E1 बराबर E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इतने का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखिए, ये मान बराबर है Q अपॉन R स्क्वायर का मान रखना है, इसका मान इतना है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कड़ी हट जाएगी, तो ये वैल्यू रखा गई। ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। अब हम जानते हैं, अब इस वाले घटक को हमने थोड़ा सा बाहर निकाल लिया है। अगर मैं डायरेक्ट लिखता यहाँ पर E1 cos थीटा E2 cos थीटा तो आप सवाल करते, तो हमने इसको बाहर निकाल लिया है। इसको बाहर निकाल लिया तो देखिए ये E1 हो गया और ये क्या है, E2 है। ऐसे था, इस E1 को हमने दो लंबवत सदिशों में वियोजित किया, एक ये और एक ये, तो ये E1 sin थीटा बनेगा और ये क्या बनेगा, E1 cos थीटा, ठीक है। इसी प्रकार से इस वाले घटक को हमने वियोजित किया, इस वाले घटक को दो लंबवत घटकों में वियोजित किया, तो इस वाले को क्या कहेंगे, E2 sin थीटा, और इस थीटा वाले को क्या कहेंगे, E2 cos थीटा। अब देखिए ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों एक दूसरे को समाप्त कर देंगे, दोनों घट जाएंगे तो 0 हो जाएगा वैल्यू, ठीक है, क्योंकि E1 बराबर E2 है, दोनों मान बराबर है तो दोनों को घटाएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब बचा ये कि ये दोनों एक ही दिशा में है, तो परिणामी तीव्रता जो होगी इन्हीं के कारण आएगी। तो P बिंदु पर परिणामी तीव्रता अगर E हो तो क्या हो जाएगा कि E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा हो जाएगा, और यहाँ से E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। E1 का मान रख दिए cos थीटा हो गया, E2 का मान रख दिए cos थीटा हो गया। इन दोनों को कॉमन ले लेंगे क्योंकि समान है, इनको कॉमन ले लेंगे तो cos थीटा धन cos थीटा बचेगा, तो 2 cos थीटा हो जाएगा। 2 को हमने यहाँ पर भेज दिया तो 2Q हो गया, क्योंकि हमको 2QL बनाना था, वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण के रूप में लिखना था सूत्र, तो ये इसके पास जाएगा तो 2QL हो जाएगा। और क्या हो जाएगा कि यहाँ पर R स्क्वायर धन L स्क्वायर है तो R स्क्वायर धन L स्क्वायर हो जाएगा। दूसरी बात है कि cos थीटा की जगह पर क्या कर सकते हैं कि cos थीटा की जगह पर L अपान, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, 2QL अपान क्या हो जाएगा। अब देखिए इसको ये कहां से आ गया है, तो cos थीटा की वैल्यू हमने यहां पर निकाली है, L अपान इतना होगा। कैसे होगा, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है आपका आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, L है, और कर्ण क्या है, इतना है, तो L बटे इतना हो गया, करड़ी में R स्क्वायर धन L स्क्वायर हो गया। तो इसको हमने इस करड़ी को हम 1/2 भी लिख सकते हैं, तो ऐसे हमने लिख दिया और इसको उठा के यहाँ पर मान रख दिया। ये दोनों की घातें, दोनों का आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी तो 1 + 1/2 जुड़ करके क्या हो जाएगा, 3/2 हो गया। इसी को इस रूप में लिखिए, या इस रूप में लिख सकते हैं कि 2QL की जगह पर क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, तो ये वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण के रूप में लिख सकते हैं। यदि क्या हो, यदि R की जो वैल्यू है वो L की तुलना में बहुत अधिक हो तो L का मान जो होगा बहुत अल्प माना जाएगा, सूक्ष्म माना जाएगा, इसलिए L को हम क्या कहेंगे या क्या करेंगे, नगण्य मान लेंगे। L का मान बहुत सूक्ष्म हो जाएगा, एक बहुत अधिक होगा तो L का मान बहुत अल्प हो जाएगा ना, तो अल्प हो जाएगा तो इसको नगण्य मान लेते हैं, और जब नगण्य मान लेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R स्क्वायर धन L स्क्वायर है, तो L स्क्वायर को छोड़ेंगे तो R स्क्वायर हो जाएगा, और इसके पावर 3/2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएंगे, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R Q हो जाएगा। दैट्स, ये आपका फाइनल फार्मूला प्राप्त होगा। ये है वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। हम देखें कि केंद्र से लंबवत अक्ष पर हमने एक बिंदु P माना है और इस पर तीव्रता का मान कितने के बराबर है, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। आपको एक बात क्या हुआ, क्या नहीं रहेगा, लंबवत न रहेगा तो अगली स्थिति वही है कि किसी भी बिंदु पर रहेगा तो क्या करेंगे, हम वैद्युत द्विध्रुव को भी वियोजित कर लेंगे। बताएंगे, अगला पॉइंट वही है, ठीक है ना, घबराने की जरूरत नहीं है।